श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज में बच्चों बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट ABST फर्स्ट, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बच्चों अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन। तो देखिए बच्चों, इसमें अपन सबसे पहले अंकेक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और अपना टॉपिक इसमें चल रहा है कंपनी अंकेक्षण। यानी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? कंपनी अंकेक्षण अपना टॉपिक चल रहा है। तो कंपनी अंकेक्षण में अगर अपन देखते हैं तो कुछ चीज़ें अपन ने कल पढ़ी थी बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं चालू व्यवसाय का क्रय एवं विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। यानी कभी कभी कंपनी एक चालू व्यवसाय को खरीदती है और विक्रेताओं को विक्रय मूल्य का भुगतान पूर्ण प्रदत्त या अंश से प्रदत्त अंशों के निर्गमन द्वारा किया जाता है। तो इस संबंध में अंकेक्षक को निम्नलिखित कार्य करने होंगे बच्चों। पहला, व्यवसाय के क्रय का अंकेक्षण, कि व्यवसाय क्यों खरीदा और इसके लिए क्या करना है बच्चों। इसको पहला पॉइंट देखेगा कि विक्रेताओं से ली गई संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में जर्नल में सही प्रविष्टि की गई हो और इन प्रविष्टियों का प्रमाणन कंपनी विक्रेताओं के मध्य हुए प्रसंविदे से करना होगा। यानी अंकेक्षक ये देखेगा कि किसी चालू व्यापार को अगर कंपनी ने खरीदा है बच्चों, तो जो संपत्ति और दायित्व हमने लिए उनकी सही प्रविष्टि कर दी गई हो। और इसका प्रमाणन कहाँ से करेगा बच्चों? तो कंपनी ने विक्रेता से एक समझौता किया होगा जिसे प्रसंविदा कहते हैं बच्चों। तो उसमें इसका उल्लेख होगा, तो वहाँ से इसकी जांच करेगा। दूसरा, यदि क्रय मूल्य शुद्ध संपत्तियों से कम है तो अंतर को पूंजी संचय में ले जाया गया है अथवा नहीं। यानी कई बार बच्चों जितनी शुद्ध संपत्ति आती है, शुद्ध संपत्ति का मतलब हुआ यानी आप उसकी सारी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य का योग कर लीजिए और उसमें से बाह्य दायित्व को घटा दीजिए बच्चों, तो आपके पास कंपनी की शुद्ध संपत्ति आ जाएगी बच्चों। कितने की आई? अगर उससे कम भुगतान किया है शुद्ध संपत्ति से तो वो पूंजी संचय में ट्रांसफ़र होगा बच्चों। यदि कंपनी विक्रेताओं से उसके व्यापारों के देनदारों को नहीं लेती है लेकिन उसकी ओर से वसूल करने के लिए राजी हो जाती है और लेनदारों को उसके दायित्व का भुगतान करने के लिए राजी हो जाती है, तो देनदार और लेनदारों को कंपनी की पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें एक अलग से वेंडर सस्पेंस में लिख दिया जाएगा। देखिए बच्चों, कई बार विक्रेता से जब अपन व्यापार को खरीदते हैं तो उसके साथ एक शर्त जोड़ देते हैं कि हम उसके देनदार और लेनदार को नहीं लेंगे या उसकी ओर से वसूल कर लेंगे राशि, लेकिन खरीदा नहीं जाते। तो उनको कंपनी अपनी पुस्तकों में लेखा नहीं करेगी क्योंकि वो विक्रेता के ही हैं, समझौते के आधार पर बस उनसे कलेक्शन हो रहा है, तो उनको वेंडर सस्पेंस में लिखा जाएगा। विक्रेताओं के देनदारों के संबंध में बट्टा या डूबत ऋण यदि हानि हो तो वेंडर सस्पेंस में जाएगी। यानी आपने उनके देनदारों और लेनदारों को नहीं लिए और हानि होती है कोई, तो वे वेंडर सस्पेंस से होगी। यदि कंपनी ने विक्रेता से देनदारों को खरीद लिया है लेकिन विक्रेताओं ने देनदारों को गारंटी दी है तो लेखे की उपयुक्त विधि होगी। तो देखिए बच्चों, कई बार अगर आपने देनदारों को खरीद लिया है तो जो देनदारों को गारंटी दी है तो उतनी गारंटी की राशि वसूल हुई या नहीं हुई। अगर कम हुई तो विक्रेता से वसूल हुई या नहीं हुई, ये देखा जाएगा। अब देखिए बच्चों,
विक्रेता से हम जब व्यापार खरीद रहे हैं, चालू व्यापार खरीदा तो उससे समझौते में हमको कोई ना कोई राशि तय होती है बच्चों, यानी विक्रय मूल्य तय होता है। वो हम क्या करते हैं बच्चों, क्रय प्रतिफल कहलाता है वो। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति यानी और दायित्व को यानी चालू व्यापार को कंपनी को हस्तांतरित करता है तो बदले में जो धनराशि प्राप्त करता है वो क्रय प्रतिफल कहलाता है बच्चों। तो क्रय प्रतिफल के भुगतान में कई बार नकद ना देके अंश दिए हैं, तो अंश निर्गमन के संबंध में ये जांच करनी चाहिए। पहला, विक्रेता से हुए प्रसंविदे तथा प्रविवरण की जांच करके यह जानना चाहिए कि क्रय प्रतिफल क्या है और उसका किस प्रकार भुगतान किया जाए। दूसरा, क्रय प्रतिफल के संबंध में जो लेखे किए गए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। क्रय प्रतिफल के लिए भाग का अंशों में भुगतान किया है तो उसके लिए संचालकों द्वारा बंटन के संबंध में पास किए गए प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए तथा सदस्यों के रजिस्टर के लेखे की जांच भी करनी चाहिए। तीसरा, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्रय प्रतिफल के बदले दिए गए अंशों को चिट्ठे में अलग से दिखाया जाए। अब आता है बच्चों, ये था चालू व्यापार का, और अगला आता है अंश पूंजी में परिवर्तन। यानी कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन यानी अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। तो कंपनी का पार्षद सीमा नियम में एक पूंजी वाक्य होता है बच्चों, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा, जिसमें कंपनी अधिकृत पूंजी तथा उसका निश्चित मूल्य में अंशों के विभाजन का उल्लेख होता है। तो एक कंपनी को जो कि एक निश्चित अंश पूंजी से प्रारंभ होती है, अपनी पूंजी में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो सकती है, यानी पूंजी ज़्यादा या कम करनी पड़ सकती है बच्चों, तो वो अंश पूंजी में परिवर्तन कहलाता है। तो अंश पूंजी में परिवर्तन करना, फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, कंपनी विधान 2013 की धारा 61 के अंतर्गत एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर नियमों में अनुमति देते हैं तो अग्लिखित प्रकार से पूंजी में परिवर्तन करने के लिए अपने पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकती है। कैसे करेगी बच्चों? इसमें पहला पॉइंट आता है अंश पूंजी में वृद्धि करके। तो अंश पूंजी में वृद्धि कब होगी? जब नए अंशों का निर्गमन करके करेंगे बच्चों। तो अंश पूंजी में वृद्धि कैसे हो गई? नए अंशों के निर्गमन के द्वारा। दूसरा, अंश पूंजी का एकीकरण, यानी इसमें अपन बड़े मूल्य के अंशों को छोटे मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, तो वो अंश पूंजी का एकीकरण कहलाता है। जैसे 10-10 रुपये के 10 शेयर लेके 100 रुपये का बना दिया, यानी 10-10 रुपये के 10 शेयर लिए बच्चों, 10 × 10 किया, 100 रुपये हो गए, तो उसको 10-10 के 10 की जगह 100 का अंश दे दिया। उसके बाद आता है बच्चों अंशों का उपविभाजन, यानी सब डिवीजन ऑफ शेयर करके, यानी अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य में बदल दिया जाए। यानी 100 रुपये वाला एक शेयर ले लें, बदले में 10 रुपये वाले 10 दे दें, तो ये कहलाएगा बच्चों अंशों का विभाजन। पूर्ण प्रदत्त अंशों का स्टॉक में और स्टॉक को पूर्ण प्रदत्त अंशों में बदल दिया जाए बच्चों, यानी अंश को स्टॉक में बदल दें और स्टॉक को अंश में। उसके बाद निर्गमित अंशों को रद्द कर दें, यानी कंपनी ने जो निर्गमित अंश कर रखे हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो उनको में से 25% तक रद्द कर सकते हैं बेटा, निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हुए। दूसरा आता है बेटा परिवर्तन के लिए, ये तो था परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा आता है परिवर्तन के लिए कंपनी की साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करना होता है। यानी कंपनी को परिवर्तन के लिए, यानी ये जो परिवर्तन करवाएंगे उसके लिए साधारण सभा में एक क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तीसरा, सभी दशाओं में कंपनी को साधारण सभा द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने के 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को भिजवानी होगी। अब आता है बच्चों अंश पूंजी में परिवर्तन का अंकेक्षण कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, तो कंपनी के अंतर नियम द्वारा
कंपनी को अंश पूंजी में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया हो। दूसरा, कंपनी के साधारण सभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि निर्दिष्ट समय में रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, यानी प्रस्ताव पास हुआ हो और पास होने के बाद उसकी एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजी या नहीं भेजी। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, यदि नए अंशों का निर्गमन किया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी विधान 2013 की धारा 62 का पालन किया गया है अथवा नहीं। अंश निर्गमन संबंधी व्यवहारों का अंकेक्षक को उसी प्रकार अंकेक्षण करना चाहिए जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जब प्रथम बार अंशों का निर्गमन करता है और नई कंपनी ने नए अंशों का निर्गमन किया है तो वो ये जांच कर ले कि जो पूरी प्रक्रिया पूर्व की थी वैसी के अनुसार जांच करके देखे कि सही तरीके से अंतर नियमों और सीमा नियमों को ध्यान में रखकर निर्गमित किए गए हों। चौथा पॉइंट आता है बच्चों, यदि अंशों का एकीकरण और विभाजन किया गया है अथवा अंशों को स्टॉक में या स्टॉक से अंशों में बदला है तो ये देख ले कि सही जनरल प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं, ये देखना जरूरी है। पांचवा, अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि परिवर्तन के प्रभाव को चिट्ठे में सही प्रकार से दिखा दिया गया हो, यानी जो चेंजेस करें बच्चों अंश पूंजी में उनको सही प्रकार से चिट्ठे में दिखा दिया गया हो। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं बच्चों अंश पूंजी में कमी। अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं बच्चों अंश पूंजी में कमी। तो कंपनी विधान की 2013 की धारा 66 के अंतर्गत एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी या अंश पूंजी वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके अंतर नियम अनुमति दे तो विशेष प्रस्ताव पास करके अधिकतमकरण या उसकी पुष्टि करके ट्रिब्यूनल से उसकी पुष्टि कराए बच्चों तो अंश पूंजी में कमी कर सकती है। तो देखिए बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ जो भी अपन ने पढ़ा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 यानी 66 ये कहती है कि यदि कंपनी में अंतर नियम इस बात की अनुमति देते हों कि वो पूंजी में कमी कर सकता हो तो कर सकते हैं, और कंपनी ट्रिब्यूनल से अंश पूंजी को कमी कराने की परमिशन यानी सहमति ले ली गई है या नहीं, ये देखना होता है बच्चों। तो इसमें देखना है अंश पूंजी में कमी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला आता है बच्चों, ऐसे अंश जो पूर्णदत्त नहीं है उनके नए मांगे गए भाग की देयता को समाप्त करके, यानी जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर है बच्चों और अभी आपने 8 रुपये कॉल्ड किए हैं तो कितने बाकी रह गए बच्चों 2 रुपये। तो कंपनी इसको समाप्त कर सकती है और इस शेयर को 8 रुपये ही पेड अप कर सकती है, यानी जो बकाया कॉल है उसको कंपनी रद्द कर सकती है बच्चों। दूसरा, ऐसी प्रदत्त पूंजी को जो समाप्त हो गई है अथवा जो किसी वर्तमान संपत्ति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है रद्द करके, यानी ऐसी प्रदत्त पूंजी को जो समाप्त हो गई है अथवा जो किसी वर्तमान संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो उसको भी रद्द कर सकते हैं। तीसरा, ऐसी प्रदत्त पूंजी को जो कंपनी की आवश्यकता से अधिक हो अंशधारियों को लौटाकर। कई बार क्या होता है कि बच्चों कंपनी की पूंजी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, यानी कंपनी के पास लाभ बहुत सारे जुड़ जाते होते हैं, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि पूंजी अब लौटा दी जाए तो कुछ अंशधारियों को पैसा उनका वापस कर दिया जाता है। अंश पूंजी में कमी करने की विधियां, अब अपन बात कर रहे हैं कि विधि क्या होती है बच्चों, या क्या कंपनी किस प्रकार से अंश पूंजी में कमी कर सकती है। पहला पॉइंट आता है बच्चों, कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके प्राधिकरण को उसकी पुष्टि करने के लिए आवेदन पत्र दें, यानी एक विशेष प्रस्ताव अपने साधारण सभा में रखे और प्राधिकरण को उसकी पुष्टि करने के लिए आवेदन करें। प्राधिकरण ऐसे ऋणदाताओं की एक सूची मांगता है
जिन्हें इस कमी किए जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार है और साथ ही ऋणदाताओं के दावों के स्वभाव एवं उनकी राशि भी निर्धारित करता है, जिससे कि ऋणदाताओं की कमी के संबंध में सहमति प्राप्त न की जा सके और उनके दावों का भी भुगतान कर देना होगा। ऐसी धनराशि जिसके लिए प्राधिकरण आदेश दे, प्राधिकरण को जमा कराना होगा। देखिए बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब आप इक्विटी अंश पूंजी में कमी करेंगे तो डेट इक्विटी रेशो प्रभावित होगा, यानी ऋण पत्रधारी जिन्होंने आप कंपनी को लोन दिया है वो उससे प्रभावित होंगे। तो जब वो प्रभावित होंगे तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उनके ऑब्जेक्शन को रोकने के लिए कंपनी ऐसे देनदारों की सूची यानी ऋणधारियों की सूची मांगती है बच्चों, यानी ऋण धारकों की सूची मांगती है जो इसमें हित रखते हैं और जिनसे ऐसी कार्य करने से नुकसान होता है, और यह कुछ राशि प्राधिकरण अपने यहाँ जमा कराने के लिए बोल सकता है बच्चों, तो वो राशि कंपनी को जमा करानी होगी। यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे कमी के लिए पुष्टि कर देता है, प्राधिकरण यह भी आदेश दे सकता है कि कंपनी आगे नाम के अंत में एक निर्दिष्ट समय तक एंड रिड्यूस शब्द लिखे। यानी अगर प्राधिकरण को लगता है कि कंपनी में अंश पूंजी करना कंपनी के हित में है तो प्राधिकरण इस बात की अनुमति देता है, और अगर वो चाहे तो एक शब्द जुड़वा सकता है बच्चों एक निर्धारित समय के लिए, एंड रिड्यूस, यानी ताकि ये सबको ये रहे कि इन्होंने पूंजी में कमी करी है। प्राधिकरण के द्वारा कंपनी का स्वीकृत प्रस्ताव पर प्राधिकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा और वह उस पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेगा। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि अंश पूंजी में कमी से संबंधित विधान की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली। यानी प्राधिकरण कंपनी को एक लेटर देगा बच्चों स्वीकृति का, जो इस बात का सबूत होगा कि कंपनी ने अंश पूंजी में कमी करने की समस्त वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली। अब ये तो थी बच्चों अंश पूंजी में कमी की विधि। अब अंश पूंजी में कमी का अंकेक्षण कैसे करते हैं? पहला आता है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जांच, यानी अंतर नियमों को देखकर ये जांच करनी चाहिए कि कंपनी की पूंजी में कमी करने का अधिकार था या नहीं। साधारण सभा में प्रस्ताव की प्रतिलिपि को देखना चाहिए। रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए, यानी ये प्रमाण पत्र ये विश्वास दिलाएगा बच्चों अंकेक्षक को कि समस्त वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई। उसके बाद अंकेक्षक लेखों की जांच करेगा बच्चों, यानी अंकेक्षक ये देखना चाहिए कि प्राधिकरण द्वारा अंश पूंजी की कमी में कौन कौन से रूप से पुष्टि की गई, यह देखना चाहिए कि संबंध में ठीक से लेखा किया गया अथवा नहीं। यदि अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाई गई है तो संबंधित प्रविष्टियों का प्रमाण अंशधारियों के पास से प्राप्त रसीदों से करना चाहिए, यानी जो राशि आप लौटाओगे बच्चों उस राशि की व्यवस्था होगी और उसका लेखा होगा। लेखा होगा तो अंशधारियों से रसीद होगी और वह रसीद से जांच कर सकते हैं। तीसरा करेगा बच्चों चिट्ठे की जांच करेगा अंकेक्षक, यानी अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अंश पूंजी में की गई कमी के पश्चात भी परिवर्तित स्थिति में चिट्ठे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है अथवा नहीं, और ट्रिब्यूनल ने अगर आदेश दिया है एंड रिड्यूस शब्द आगे लगाया गया है या नहीं, और उसकी अवधि समाप्त होने के बाद उसको हटा सकते हैं बच्चों। तो चिट्ठे में जितनी पूंजी लौटा दी है बच्चों वो कम हो जाएगी, यानी कम होके आनी चाहिए। तो ये था अंश पूंजी में कमी का। अब आता है बच्चों अंशों का हरण, यानी इसी कड़ी में अंशों के हरण का अंकेक्षण कैसे करता है। तो हम बात करें अंशों का हरण, और यानी फोरफिटेड ऑफ शेयर। आप सब जानते हैं फोरफिटेड ऑफ शेयर क्या हुआ कि जब कोई अंशधारी धनराशि नहीं चुका था तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है बच्चों, यानी निर्धारित समय पर कोई अंशधारी नहीं देता
तो उसको करते हैं, अंशों को जब्त कर लेते हैं बच्चों। यानी कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित याचना राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो कंपनी द्वारा उसके अंश जब्त कर लिए जाते हैं और उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है और उसे ही हम अंशों का हरण कहते हैं। यानी वो जिस व्यक्ति का अंशों का हरण कर लिया बच्चों, उसकी भविष्य में सदस्यता बनी नहीं रहेगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। तो कहने का मतलब हुआ अंशों का हरण जब हम करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अंश हरण का अधिकार आता है बच्चों, यानी भारतीय कंपनी विधान अंशों के हरण के संबंध में करीब करीब मौन है, यानी स्पष्ट से कोई नहीं लिखा। इसमें केवल 2 जगह इसका जिक्र किया गया है। प्रथम, कंपनी को रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने वाले वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों का विवरण देना पड़ता है। यानी जब कंपनी अपने रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिटर्न भेजती है तो उसने कितने अंशों का हरण किया उसका विवरण देना पड़ेगा। दूसरा, बंटन रिटर्न के संबंध में व्यवस्था की गई है कि हरण किए जाने वाले अंशों को पुनर्निर्गमन के संबंध में इस रिटर्न की कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। इसके आधार पर हम आसानी से निष्कर्ष निकाल ले सकते हैं कि कंपनी के अंश हरण के अधिकार को स्वीकार करता है। यानी कंपनी में इसके संबंध में बच्चों मौन है नियम तो, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कहता, लेकिन 2 बातों में इसका उल्लेख है, तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी अपने अंशों का हरण कर सकती है। सारणी ए द्वारा कंपनी की याचना राशि का भुगतान न होने पर अंश हरण का अधिकार दिया गया है। यदि किसी कंपनी पर सारणी ए का नियम लागू होता है तो कंपनी अंशों का हरण तभी कर सकती है जब उसके अंतर्नियम द्वारा उसकी अनुमति दी गई हो। एक कंपनी अंशों का हरण उन अंशों पर मांगी गई याचना राशि का भुगतान न मिलने पर ही कर सकती है, अन्य किसी कारण से नहीं। अर्थात बच्चों हम समझ गए कि अंशों का हरण एक ही दशा में होगा, और वो दशा यानी वो कारण क्या होगा कि जब कोई अंशधारी अपनी धनराशि बकाया नहीं चुकाता। यदि कंपनी किसी व्यवहार ऋण का भुगतान न करने के कारण किसी अंशधारी का अंशों का हरण करती है तो उसके पूंजी में कमी माना जाएगा और ये एक अवैधानिक होगा। यानी कंपनी किसी भी अन्य कारण से नहीं कर सकती बच्चों, वो अवैधानिक हो जाएगा। अंश हरण करने की विधि, यानी अगला टॉपिक आता है अपना बच्चों इसी में, अंशों के हरण की विधि। अंशों के हरण की विधि कंपनी के अंतर्नियमों में दी गई है। यानी सारणी ए के 29 से 35 तक के नियम उक्त विधि में दिए गए हैं। और सारणी ए अपन ने पढ़ी थी बेटा, सारणी ए और एफ, यानी जो कंपनी विधान के अनुसार चलती है बच्चों। यानी किसी कंपनी ने अंतर नियम नहीं बनाए हों तो छपी छपाई आदर्श नियमों की एक प्रतिलिपि है जिसमें 99 आदर्श नियम दिए हुए हैं, तो वो सारणी ए है। उसके बाद आता है बच्चों हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। हरण किए गए अंश कंपनी की क्या है बच्चों, संपत्ति हैं। कंपनी के संचालक इन्हें किसी भी मूल्य पर बेच सकते हैं, लेकिन उक्त कीमत इन अंशों की अदत्त राशि से कम नहीं होगी। इन अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में संचालक सभा द्वारा प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नए व्यक्ति के अंशों का पुनर्निर्गमन हस्तांतरण सलेख पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करने का अधिकार देती है। इस प्रकार से अंश नए क्रेता को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यानी जब अंशों का हरण कर लिया तो कंपनी इन अंशों का करेगी क्या बच्चों, तो इन अंशों को वापस से भेज सकती है बच्चों, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जितनी राशि बकाया उतनी तो लेनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब जितनी राशि जब्त करी है उतनी राशि तक का ही बट्टा दिया जा सकता है, उससे अधिक राशि का बट्टा पुनर्निर्गमन पर नहीं दे सकते। यानी जब्त राशि के बराबर बट्टा दे सकते हैं अधिकतम, इससे कम तो कितना भी दो बच्चों, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो जब अंशों का हरण कर लिया जाता है तो पुराने अंशधारियों का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उन अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर नए क्रेता का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। और जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन से यदि संचालक चाहे तो अंश हरण को रद्द भी कर सकता है।
तो अब आता है बच्चों अंशहरण का अंकेक्षण। तो अंकेक्षण कैसे किया जाए बच्चों? अंतर नियमों की जांच की जाए सबसे पहले कि कंपनी के अंतर नियम अंशों के हरण करने का अधिकार देते हैं या नहीं। यह अधिकार कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेखित होता है और यदि कंपनी के पर सारणी ए के नियम लागू होते हैं तो अंशों का हरण किया जा सकता है बच्चों, लेकिन एक ही दशा में करेंगे जब कोई अंशधारी अपनी धनराशि नहीं चुकाए। हरण की विधि की जांच करेंगे बच्चों। कंपनी के अंशों के हरण में जिस विधि को अपनाया जाता है वह अंतर नियमों के अनुकूल है अथवा नहीं, यानी इसकी जांच संचालक सभा द्वारा पास किए गए प्रस्ताव, सदस्यों के रजिस्टर तथा दोषी सदस्यों को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि द्वारा करनी चाहिए। इस संबंध में अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जिन अंशों को जब्त किया है उन पर याचना राशि देय हो चुकी हो और अंशों का हरण याचना राशि भुगतान न किए जाने के कारण ही किया जाता है, किसी अन्य कारणों से नहीं। और ये भी देखना चाहिए कि संचालकों ने इस अधिकार का प्रयोग कंपनी के हित में पूर्ण सद्विश्वास के साथ किया हो, किसी अंशधारी विशेष के प्रति शत्रु भाव के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है बच्चों संचालकों द्वारा हरण की पुष्टि किए जाने की जांच। प्राय देखा जाता है कि जिन अंशधारियों के अंशों का हरण होता है उनकी एक सूची बनाई जाती है और संचालक सभा में पेश की जाती है। संचालक सभा एक ही प्रस्ताव द्वारा उस सूची के सभी अंशों का हरण कर लेती है, अतः अंकेक्षक को उस सूची की सत्यता की जांच सदस्यों के रजिस्टर, बंटन पुस्तक व मांग पुस्तकों से करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जिस सूची के अंशों के संबंध में प्रस्ताव किया गया उस सूची पर चेयरमैन के हस्ताक्षर हों। चौथा आता है बच्चों लेखा पुस्तकों की जांच। जिन अंशों का हरण किया गया है उनके संबंध में अंकेक्षक को पूछना चाहिए कि कंपनी के पूंजी खाते, अंशहरण खाते, बंटन खाते, मांग खाते से सही प्रविष्टि की गई। यदि हरण किए गए अंशों पर कंपनी प्रीमियम वसूल कर लेती है तो उस प्रीमियम को अंश प्रीमियम खाते में रहने दिया जाता है, न कि उसे अंशहरण खाते में ले जाया जाता है। यानी प्रीमियम पर अंश निर्गमित किए गए हों बच्चों और कंपनी ने प्रीमियम प्राप्त कर लिया हो तो उसे अंश प्रीमियम में ही लिखा जाता है, अंशहरण में नहीं लिखा जाता। चिट्ठे में सही प्रकार से निरूपण होना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि हरण किए गए अंशों को चिट्ठे में प्रदत्त पूंजी से अलग से जोड़ा है या नहीं। वार्षिक रिटर्न में विवरण होना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रार के पास जो वार्षिक रिटर्न भेजी जाती है उसके हरण किए गए अंशों का विवरण दिया होता है। पुनर्निर्गमन का अंकेक्षण करना होगा बच्चों। इस संबंध में अंकेक्षक को निम्नलिखित बातों की जांच करनी चाहिए। पहला, कंपनी के अंतर नियमों द्वारा निर्धारित विधि का पालन किया जाए। दूसरा, संचालक सभा के प्रस्ताव द्वारा देखना चाहिए कि पुनर्निर्गमन किन शर्तों के आधार पर किया गया तथा उन शर्तों का पालन हुआ अथवा नहीं। तीसरा, लेखा पुस्तकों की जांच करनी चाहिए कि पुनर्निर्गमन के संबंध में सही प्रविष्टि की गई है अथवा नहीं। चौथा, नए अंशधारी से जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है उसकी जांच कंपनी द्वारा निर्गमित रसीद से की जानी चाहिए। यदि अंशों का पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया है तो बट्टा उस रकम से अधिक नहीं दिया गया है जो उन अंशों को कंपनी के पुराने अंशधारियों से प्राप्त हो चुकी है। यदि पुराने अंशधारियों से प्रीमियम के रूप में कोई रकम प्राप्त हुई है तो उसे इस राशि में शामिल नहीं किया जाएगा। उसे देखना चाहिए कि बट्टे की रकम को अंशहरण खाते से डेबिट किया जाएगा। अर्थात इस लाइन का मतलब हुआ बच्चों, जो हम बट्टा देंगे ना पुनर्निर्गमन पर वो अंशों की जब्त राशि से देंगे बच्चों, यानी उससे जब्त राशि से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, तो अलग से इसका उल्लेख नहीं होगा। वो कहाँ से होगा बच्चों? जब्त राशि में से ही होगा। तो ये देखा जाएगा कि जब्त राशि में से ही बट्टा दिया जाए, अन्य से नहीं। उसके बाद जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते का कुछ शेष बचता है तो उसे पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी जब हम किसी के अंशों को जब्त करते हैं बच्चों तो अंशहरण के बाद अंशों के हरण के पुनर्निर्गमन के पश्चात जो राशि बचती है उसे हम पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देते हैं। और लास्ट आता है बच्चों, सदस्यों के रजिस्टर की ठीक से प्रविष्टि कर दी गई है अथवा नहीं, यानी पुराने रजिस्टर से
पुराने अंशधारी का नाम हटा दिया हो और नए अंशधारी का नाम जोड़ दिया हो, तो ये कार्य हो जाना चाहिए बच्चों। तो आपने आज सीखा कि किस प्रकार हम अंशों का अंकेक्षण करते हैं। तो देखिए बच्चों, अंश पूंजी में कमी कंपनी कर सकती है, अंशों का हरण का हमने पढ़ा। तो आप इनको दोबारा देखिएगा बच्चों, नोटिस करिएगा और नोटबुक में अपने हिसाब से नोट बनाइए। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतना ही अच्छा आपका ज्ञान होगा। अगर आपने नियमित रूप से अध्ययन किया तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, और ये आपकी डिग्री का आखिरी वर्ष है, तो ये आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। और इस बीमारी के माहौल में सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, सरकार के बताए गए नियमों का पालन करें। तो आज हम इतना पढ़ेंगे बच्चों, आगे नेक्स्ट कक्षा में।